लेक्चर बड़ा है लेकिन थोड़ा सा आप रुक रुक के देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा लंबा लगे तो 2 बार में देख लीजिएगा। और बीच में मैं इसे स्प्लिट कर नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही साथ करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का समापन। थ्योरेटिकल पार्ट किया, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ा, लेकिन ना दिखाई दे तो भी कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बीच बीच में उसे देखिएगा, या फिर इसे कॉपी में लिख लीजिए और फिर बीच बीच में देखते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी देखना जरूरी है। जब हम आंसर करते हैं बीच बीच में बार बार जरूरत पड़ेगी इसे देखने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था साझेदारी समापन में मेजर जो है 4 अकाउंट्स बनते हैं। एक तो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। किसकी जगह बनता है? जो एडमिशन और रिटायरमेंट में रिवॉल्यूशन होता था उसकी जगह रियलाइजेशन बनता है। उसका डिफरेंस मैं बता चुका हूं। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल होने के नाते नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नुकसान हो तो डेबिट कर दो, इनकम हो तो क्रेडिट कर दो। तो यानी इसमें आपका नुकसान इधर होगा और इनकम ऐसे। रिवॉल्यूशन में भी यही होता था। चले, ये क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा, जैसे जैसे समय आता जाएगा उसके अनुसार बताता जाऊंगा। पहले मैं इसका मेन खाका बता देता हूँ। 3 पार्टनर्स हैं, 3, 2, 1 में, और वो पार्टनरशिप को बंद करना चाहते हैं 31 मार्च 2020 को। उनकी ये बैलेंस शीट है। किस दिन? जिस दिन पार्टनरशिप समाप्त करना चाहते हैं। अगर बाय द वे 3 महीने नए साल के निकल गए हों तब भी बैलेंस शीट बनेगी, पर हाँ बाद में नहीं बनेगी, पहले तो बनेगी। तो इसलिए बैलेंस शीट उसी दिन की होनी चाहिए जिस दिन आप पार्टनरशिप समाप्त कर रहे हैं। उसमें ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज है, जिसमें प्रॉफिट्स भी हैं, कैपिटल भी है, लाइबिलिटीज भी है, सब कुछ। और नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि संपत्तियों को इसमें बेच दिया, इस रेट पे बेच दिया, इस पे बेच दिया, एक संपत्ति को कोई पार्टनर ले गया, ठीक है, इसी तरह से लाइबिलिटीज पे कर दी। ये सारी चीजें बता रखी है। तो पहला अकाउंट है हमारा रियलाइजेशन। दूसरा अकाउंट हमारा किसी पार्टनर का यदि लोन हो तो। अब मुझे लाइबिलिटी साइड पढ़नी पड़ेगी। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, मिस्टर एज लोन, मिसेस बीज लोन। वहां पार्टनर मिस्टर एबीसी है। पार्टनर कौन है? मिस्टर एबीसी, ठीक है। और यहां पर जो मिसेस एज लोन है, मिसेस बीज लोन, ये पार्टनर के लाइफ पार्टनर का लोन है, तो ये बाहर का लोन है। और मिस्टर ए का जो लोन है वो पार्टनर का लोन है। इसलिए हम जो अलग बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? मिस्टर एज लोन अकाउंट। अलग किसका खाता बनेगा? ए का। वो क्यों बनेगा? क्योंकि ए पार्टनर है। क्या मिसेस बी का भी बनेगा? नहीं भाई, वो तो थर्ड पार्टी है, उसको पहले भुगतान होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अब कैसे करते हैं देखते रहिए। सबसे पहले आप कॉपी भी रख लीजिए और साथ साथ कुछ पॉइंट्स को नोट करते रहिए, स्टेप्स को। पहला स्टेप क्या है? पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसमें कैपिटल ढूंढो। कैपिटल और करंट अगर दोनों है तो मुझे 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अभी पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर आगे करंट भी सिखा देंगे, ठीक है। बना हुआ मैंने सीखा हुआ तो है ही। तो आप कैपिटल को कैपिटल में डालिए। कहाँ कहाँ? कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में रखिए। मैं कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा, जो बैलेंस है उसको उसी में डाल रहा हूं। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे। ये ए का अकाउंट है, ये बी का, ये सी का, ये ए बी सी। इसमें लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। बच्चों अगर ना दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ लिखना है, इसलिए छोटा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सुन तो सकते हैं ना। बाय बैलेंस बीडी, और बाय बैलेंस बीडी ए का है 2 लाख रुपए,
बी का है 2 लाख रुपए और सी का है 1 लाख रुपए। क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने कैपिटल को कैपिटल में डाल दिया। क्वेश्चन तो आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखते रहिए, पहले आपने उसको बैलेंस क्वेश्चन को एक बार रीड करा होगा। ये देखने की जरूरत नहीं कि 2 लाख था, बात है कि कैपिटल थी, है ना। ये अच्छा, एक बार पहले क्वेश्चन रीड किया, फिर उसके बाद कैपिटल को कैपिटल में डाल दिया। अब अगर कोई डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट लॉस है, जिनको हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, संचित लाभ या संचित हानियां कहते हैं, वो है, वो याद आया कौन कौन सा है? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ठीक है, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारी चीजें अगर ये आपके पास हैं और अगर इन पे कोई दायित्व नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट कैपिटल में बांट दो। जैसे देखो, एक इसमें जनरल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इधर और तो नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड भी है, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। ये क्या मालिक बांट सकते हैं? नहीं, ये तो कर्मचारियों की तनख्वाह में से 10-10% निकालते गए, उसमें से कम देते गए एम्प्लॉय को और 10% मालिक कंट्रीब्यूट करता गया, ऐसे करके उसके नाम से पैसे जुड़ते रहे। ये कर्मचारी भविष्य निधि है, ये कर्मचारियों का है, कर्मचारियों को ही मिलेगा, ये मालिक नहीं बांट सकते। जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो मालिकों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था कि बाय द वे किसी वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ जाए और मेरे पास पहले से ना हो तो फिर मुझे दिक्कत आ सकती है, उससे बचने के लिए हमने पहले से प्रावधान अपना बना रखा है, एम्प्लॉइज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको बता देता हूं, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे एक लाइन लिखी हुई है यहां पर, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हैड टू पे 1000, 1000 तो देना पड़ेगा। वैसे मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन 4000 है, पर कहते जी एक तो देना ही पड़ेगा, इससे तो आप नहीं मुकर सकते। चलिए कोई बात। जनरल के बारे में कुछ नहीं कहा, इसको बांटो। क्या करोगे? ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। इसको क्या करोगे? डेबिट। यानी एंट्री क्या करोगे? मैं यहां पे कर रहा हूं फिर मिटा रहा हूं। जनरल रिजर्व डेबिट, खत्म हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इनको डालिए आप टू कैपिटल में, टू ABC। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो मामला है उसमें थोड़ा गड़बड़ है। उसमें यह गड़बड़ है, कहता है जी 4000 नहीं, आप 3000 बांट सकते हो, क्योंकि 1000 तो आपको देना होगा, तो 3 तो आपस में बांट लीजिए। तो 3 कर लीजिए, तो मैं यहां 3 बांट देता हूं, 1 नहीं बांट रहा। और जनरल रिजर्व तो जितना मेरा 6000 है, 6000 का 4 बार, ये दोनों के दोनों हम बांट देंगे। ठीक है, चाहे अलग अलग एंट्री कर लो, समझ में आ जाएगा आपको। पहले जनरल रिजर्व की करते 6000 की, तो 3000, 2000, 1000 हो जाएगा। पोस्टिंग करूं, ABC में क्या लिखेंगे? बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, बाई जनरल रिजर्व 3000, 2000 और 1000। क्लियर हुआ बेटे? इसी तरह मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी बांटना है, तो करो ना। अब की जनरल रिजर्व की जगह क्या लिख दूं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और कितना है टोटल? टोटल है 4000। लेकिन क्या 4 का 4 आप पार्टनर्स में बांट सकते हो? नहीं बांट सकते भाई। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि वो कहता है 1000 तो हमें देना ही है, तो जब देना है तो बेटा एक तो नहीं बांट सकते। तो क्या करेंगे? एक को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, एक को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे 1000। ठीक है, ओके। और बाकी पैसा बांट दीजिए। कितना बाकी? 3000। 3000 तीनों में बांटेंगे, रेशो क्या है? 3, 2, 1 है, 3:2:1 है, तो 3000 होगा, तो 1500 इसको, 1000 इसको और 500 इसको। तो आप ABC में लिख सकते हैं बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
पूरा पूरा लिख लेना, यहां समझ लोगे WC वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1500, 1000 और 500। ठीक है जी, यस, ओके। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया, इसको मिटा दो, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। क्या किया मैंने अभी तक? अभी और भी रह गया शायद इस तरफ भी 2 आइटम रह रही हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, आप पिछले टॉपिक में भी करते आए थे कि कोई फिक्सिशियस एसेट्स हो, काल्पनिक संपत्तियां हो, उन संपत्तियों को आप डायरेक्ट बांटते थे, अब भी वही करेंगे। ये लॉस है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी डेबिट बैलेंस लॉस है, ये दोनों, इन दोनों को भी खत्म करो। इनको कैसे करोगे? ये डेबिट है, इसको करोगे क्रेडिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। तो डेबिट क्या करोगे? ABC डेबिट। तो ABC में क्या लिखेंगे? टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और कितना बांटेंगे बेटा? 3000 रुपये। 3000 तीनों में बांटेंगे तो 3 2 1 में 1500, 1000 और 500, ऐसे करके, ठीक है। ओके बेटे, अच्छा जी, अभी आगे चलते हैं। अब देखिए, ये भी हो गया, इसको मिटा दो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है, तो बांटे कैसे बांटोगे? उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। खत्म करो, क्रेडिट करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेबिट ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कौन सी रेशियो में बांटोगे? 3 2 1 में 6000 बांटोगे। तो एंट्री क्या बनेगी ABC के खाते में? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000, 6000 है टोटल, 3000, 2000 और 1000। ठीक है बच्चे, आगे सबको देखते रहिए, ओके। अगर कई बार ना भी दिखाई दे, मैंने कहा ना, सुन लीजिए तो बात बन जाएगी, ओके। चलिए, अच्छा जी, ये भी हो गया। तो मैंने अभी तक एक ही काम किया है। वो क्या किया है मैंने किया है, जो मेरे, एक तो पूंजी को मैंने डाल दिया कैपिटल अकाउंट में, एक कोई डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट लॉस था तो उसको कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक बार यहां पे गौर रहेगी, कर लिए। एक मैंने एंट्री की थी आपको थोड़ी देर पहले, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू, कुछ रियलाइजेशन में डाला था और बाकी को ABC में बांटा था। तो यहां पर 1000 डाला था, तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहां पे लिखेंगे हम बाई, थोड़ा और ऊपर से शुरू कर देता हूं, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, जो भी लिखा है रिजर्व। और कितना भाई? 1000 रुपये। देखिए रियलाइजेशन में ये हो जाएगा, ठीक है बेटे। आज गर्मी भी बहुत है। चलिए, ये हो गया जी, ये। अब आगे चलें। आपके पास एक बैंक अकाउंट बनाओगे, या बैंक और कैश में से एक बनाओगे। एक रियलाइजेशन बनेगा, किसी पार्टनर का लोन, एक की जगह 2 3 है तो उनका बनेगा। अब देखिए, पार्टनर का लोन है कोई? हाँ है, ए का लोन। ए के लोन को कहाँ लिखूं? लोन में। क्या मैं ट्रांसफर कर रहा हूं? नहीं, उसको उसी खाते में लिख रहा हूं। तो उसी खाते में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में ही लिखेंगे बाई बैलेंस BD। और कितना भाई? 10,000 रुपये। ये मैंने उतार दिया, इसको टिक मार देता हूं, ये उतार दिया। मैंने वर्कमैन कंपनसेशन कर लिया, मैंने जनरल रिजर्व कर लिया, और मैंने कैपिटल्स को भी कर लिया। कैपिटल पोस्ट कर दी, ये 3 4 चीजें कर दी, और इधर से एडवर्टीजमेंट कर दिया और इधर कर दिया निशान, ये हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें कैश और बैंक बनाना पड़ेगा, पर दोनों नहीं बनाने, एक बनाना है, चाहे कैश बना लो चाहे बैंक बना लो। तो देखिए इसमें जो बैलेंस, क्योंकि मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूं, तो बैंक का बैलेंस देखिए है क्या? यहाँ ये रहा, शुरू में बैंक का बैलेंस, पहले कैश का लिखा है 40,000, फिर बैंक का लिख के 21,000। तो बैंक के बैलेंस को कहां लिख रहे हो? बैंक में ही।
तो क्या ट्रांसफर कर रहे हो? नहीं, बैंक को बैंक में ही लिख रहे हो। तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखूंगा टू, थोड़ा सा इधर से कर देता हूं, टू बैलेंस BD। कितना भाई? 21,000 रुपये। ठीक है, 21,000। अब रही बात, कैश भी है। अब आपको क्या करना है कि कैश को शिफ्ट करना है, अब ट्रांसफर करना है। बैंक को ट्रांसफर नहीं करना था, किसको ट्रांसफर करना है? आपको कैश को ट्रांसफर करना है। तो कैश को ट्रांसफर कीजिए। कैश को ट्रांसफर करेंगे, कैश का बैलेंस कौन सा है? डेबिट। खत्म करो कैश को, कैश को करेंगे क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट क्या होगा? बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने बैंक में शिफ्ट करना है। तो एंट्री क्या बनी भला बैंक अकाउंट में? टू कैश अकाउंट। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना भाई? 40,000। बेटे अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर लगभग काबू में आ गया। पूरा तो नहीं होता लेकिन काफी हद तक 50% लगा लीजिए कि एक क्वेश्चन से आपको 50% कवर हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो मैंने कैश का और बैंक का बैलेंस भी उतार दिया, ये भी कर दिया। अभी तक मैंने क्या किया? मैं बीच बीच में बोलता जा रहा हूं कि मैंने अभी तक कैपिटल को उतारा है, किसी पार्टनर के लोन को उतारा है, कोई डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट लॉसेस को ट्रांसफर कर दिया, और अभी कैश और बैंक को लिया। ठीक है। अगर आप कैश अकाउंट बनाते तो कैश अकाउंट में कैश वाला तो लिखते टू बैलेंस BD, लेकिन फिर बैंक के पैसे को शिफ्ट करते कैश में। कैसे? बैंक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो बैंक को करते क्रेडिट और डेबिट हो, यानी ये एंट्री उल्टी हो जाती है। ठीक है, तब भी वही होता। अगर उल्टी हो जाती तो कैश अकाउंट डेबिट होता, बैंक क्रेडिट होता, कैश में लिखते टू बैंक। ओके, चलिए। अब उसके बाद ये पॉइंट्स हो गए। अब क्या करेंगे? जितनी एसिड्स हैं उनको दो भागों में बांट लेंगे। क्या कहा मैंने? एसिड्स को दो भागों में बांट लेंगे। दो का मतलब, एक तो एक्चुअल एसिड्स और एक है फिक्सिशियस एसिड्स। देख, कभी कभी हम एक टेंजिबल इंटेंजिबल बोलते हैं। वो टेंजिबल इंटेंजिबल तो होता है मूर्त और अमूर्त, जो दिखाई दे और जो ना दिखाई दे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा एक्चुअल एसिड्स और फिक्सिशियस एसिड्स। फिक्सिशियस होता है काल्पनिक। एक्चुअल एसिड्स जो बेची जा सकती है, जिससे पैसा वसूल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होना ही होना है, सकता है। और जो फिक्सिशियस एसिड्स होती है, जो नाम की एसिड्स होती है, असल में वो एसिड्स होती ही नहीं। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। जो डेबिटी बैलेंस है, नुकसान है, वो कहाँ की एसिड्स है? वो तो जब तक हमने खत्म नहीं करी तब तक बैलेंस शीट में है। इसी तरह एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है, कई वर्षों का विज्ञापन का खर्चा इकट्ठा कर दिया होगा, 5 साल का, 7 साल का, तो हम थोड़ा थोड़ा P&L में डाल रहे थे, तो जब तक नहीं डाला बाकी का रख रहे थे एसिड्स में। तो ये काल्पनिक संपत्तियां, ये संपत्ति है नहीं, इनको बेचेंगे नहीं। जैसे मैं पिछले हफ्ते मान लो दिल्ली घूम के आया हूँ, और दिल्ली घूम के यार मेरा खर्चा लग गया, तो बताओ उसको मैं कहाँ से किसको बेचूंगा? नहीं बेच सकते ना। इसी तरह से ये संपत्तियां आपकी काल्पनिक है। तो दो तरह की संपत्ति बना दो, एक्चुअल और फिक्सिशियस। तो फिक्सिशियस एसिड्स को तो खत्म कर दो, सीधा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूं। ये क्या थी? एडवर्टीजमेंट। मैंने इसको सीधा कैपिटल में डाल दिया। ये था प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी सीधा कैपिटल में डाल दिया। ठीक है। अब बच गई एक्चुअल एसिड्स। अब इन एक्चुअल एसिड्स को सबको खत्म करना है। ये खत्म क्यों करना है? क्योंकि जब बिजनेस ही खत्म हो गया तो सारी चीजें बंद भी तो करनी पड़ेगी आपको। और एक नियम सीखा हुआ है, अगर कोई खाता खुल गया, जब तक उस खाते को बंद नहीं कर देते तब तक वो खाता चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो आज समय आ गया सब खातों को बंद करने का। देखिए कैसे बंद करेंगे, यही चीज सीखने की है। जितनी एसिड्स हैं, देखो कैश बैंक को तो छोड़ दो, वो तो उसमें चली गई। फिक्सिस ऐसे एसिड डायरेक्ट कैपिटल में बढ़ गई। तो बाकी जो एसिड्स बच गई, जो एक्चुअल है, जो मिल सकती है, जिनसे पैसा, मैं ये नहीं कह रहा पक्का मिलेगा, मिल सकता है, उन सब संपत्तियों को खत्म करके यानी ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में।
कैसे? देख ऐसे, डेटर का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। खत्म करो डेटर को, तो क्या करोगे आप डेटर्स को? क्रेडिट। क्या करोगे बेटे? क्रेडिट। ये मैं बार बार मिटाऊंगा बेटा, इसलिए दिखते रहिए टू डेटर्स। अब कितने से? डेटर मेरे हैं 80,000 के और मेरी संभावना है 5,000 डूबने की, तो मेरे नेट रहा 75। लिस्ट कितने की होगी जिसमें मैं डेटर्स के नाम लिखूंगा? कितने की लिस्ट होगी? पूरी 80 की होगी। ठीक है, कितने की होगी? 80 की। अच्छा, 80 की लिस्ट होगी और उसमें मिलने की संभावना 75 है। लेकिन जब आप असलियत में जाओगे मांगने तो संभावना ही रह जाती है, या तो आपको 80 मिल जाएंगे या उससे कम मिलेंगे या 75 से भी कम मिल सकते। इसलिए इस वक्त तो हम सबसे ट्राई करेंगे, तो हम पूरी संपत्ति 80 की ही लिखेंगे, लेकिन प्रोविजन को अलग मानेंगे। डेटर का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। प्रोविजन का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्योंकि जो चीज डेबिट साइड में होते हुए भी घट रही है वो डेबिट बैलेंस है ही नहीं, तो फिर कौन सा है? क्रेडिट। मैं बता रहा हूं, कुछ लोग तो बैलेंस शीट में ऐसे भी लिखते हैं, इस प्रोविजन को बजाय इधर घटाने के इधर लिख देते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इधर लिख देते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस है बेटे। तो इसको थोड़ी देर रोक लो, बाद में करते हैं। पहले मैं एसेट्स, 80,000 के एसेट्स, गुडविल 60 के है, ये सारी डेबिट ही तो है, इनको खत्म करो, सबको क्रेडिट कर दो। टू गुडविल, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्चर, टू लैंड एंड बिल्डिंग, और एडवर्टीजमेंट तो रहा नहीं, P&L नहीं रहा। टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, टू इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके। यस, ये समझ में आ गया? क्या किया मैंने? सारी एसिड्स को खत्म कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और जब ट्रांसफर कर दिया तो आज के बाद इनका अस्तित्व नहीं रहा। आज के बाद मैं पूछूं डेटर कितने के हैं? वैसे तो ठीक है, आप कह सकते हैं सही, लेकिन असल में बुक्स में डेटर रहे ही नहीं, क्योंकि जब मैंने डेटर्स को क्रेडिट कर दिया तो डेटर नहीं रहा। अब इसका जो नया नाम दूंगा वो रहेगा, वो अभी देखते हैं क्या रहेगा। इन सब को रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। सभी एसिड्स को जो एक्चुअल थी उन सब को मैंने शिफ्ट कर दिया, किसमें? रियलाइजेशन। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे शर्ट के ऊपर जो टेलर है वो एक अपने नाम की स्लिप लगाता है ना, सिल देता है, उसको स्टिचिंग कर देता है, तो वो इकट्ठी लेके आता है, फिर उसको जितनी शर्ट है उन सब पे लगा देता है कि नहीं? इसी तरह से हमने जितनी भी हमारी एसिड्स थी उन सब पे रियलाइजेशन शिफ्ट लगा दी। देखिए, डेटर्स को रियलाइजेशन बना दिया, गुडविल को, जो गुडविल है गुडविल को रियलाइजेशन बना दिया, प्लांट एंड मशीनरी को, सबको रियलाइजेशन बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब पोस्टिंग करिए इनको। रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? टू डेटर, टू गुडविल, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड पिक्चर, सारे। तो इन सबको हम यहाँ डेबिट में लिखते जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू डेटर्स। क्या लिखेंगे? टू डेटर्स। और डेटर मैंने बताया था कितना? 80,000। प्रोविजन मुझे अभी याद है, थोड़ी देर में। गुडविल है, यानी नेक्स्ट कौन सा है डेटर के बाद? टू गुडविल, टू प्लांट, ये सब इधर आ जाएंगे। टू गुडविल, कितना भाई? 60,000 रुपये। देखिए, इस चैप्टर में कितना आसान है। पिछले चैप्टर में हम गुडविल से बड़े परेशान रहते थे ना, इसमें कोई गुडविल की परेशानी नहीं है, बस सिंपल। उसके बाद टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना भाई? 1,00,000 रुपया। उसके बाद टू फर्नीचर एंड फिक्चर, टू फर्नीचर एंड फिक्चर, कितना? 50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड
बिल्डिंग, ₹2,00,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग, ₹2,00,000। उसके बाद एडवर्टीजमेंट खत्म हो गया था, प्लांट पहले ही हो चुका था। प्रीपेड एक्सपेंसेस, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹5,000। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट, ₹45,000। देखिए यही तो किया मैंने, टू दिस टू दिस टू दिस टू दिस, यही किया है ना। बस मिटा दो इसको कि मैंने क्या किया। अभी याद भी रखते रहो क्या किया है। सारी एसिड्स जो एक्चुअल एसिड्स थी उन सबको मैंने रियलाइजेशन में शिफ्ट कर दिया। टेलर की तरह बहुत सारी स्टैंप लाया, स्टिकर्स, और सबका नाम, जो पहले मेरा डाटा था ये रियलाइजेशन हो गया, जो मेरा प्लांट था रियलाइजेशन हो गया, फर्नीचर फिक्चर रियलाइजेशन, सब रियलाइजेशन में शिफ्ट कर दिए। ओके, इस तरफ का मैंने सब फिक्स कर दिया, शिफ्ट कर दिया। छूटना नहीं चाहिए कोई आइटम। जैसे कैश बैंक शिफ्ट हो गया था पहले ही, कैश बैंक इधर से किसी पार्टनर का लोन तो हमने अलग कर ही दिया। अब जो बच गए वो थर्ड पार्टी है बाहर के, कैपिटल भी शिफ्ट कर दी, तो बाकी बच गए थर्ड पार्टी। उन थर्ड पार्टी को सबको भी ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में। करो। क्रेडिटर है, क्रेडिटर को कैसे करेंगे बताइए। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिटर का बैलेंस है क्रेडिट, तो क्रेडिटर को क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक लोन डेबिट, मिसेस बीज लोन डेबिट। और कोई है? ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ लिख दूं या ईपी फंड लिख दूं? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट। ये सारे के सारे मैंने डेबिट कर दिए। डेबिट करते ही खत्म। तो क्रेडिट किस में करूंगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, लेकिन अभी तक कुछ खास बात नहीं है। सारी एसेट्स को शिफ्ट कर दिया, सारी लाइबिलिटीज को शिफ्ट कर दिया। करे पोस्टिंग। रिलेशन में क्या लिखेंगे? बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स, ₹30,000। फिर करेंगे बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ₹5,000। बाई बैंक लोन, कितना भाई? ₹20,000। बाई बीज या मिसेस बीज लोन, मिसेस बीज लोन, कितना भाई? ₹15,000। उसके बाद बाई एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बाई एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ₹10,000। उसके बाद बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, जो भी लिखा है रिजर्व, ₹10,000। हो गए सर? ये पक्का कर लेना कि कोई छूट ना गया हो, कहीं ना कहीं तो हो ही गया होगा। तो मैंने बैलेंस शीट को तो समझ लीजिए जैसे एक बैग सा नहीं होता, खाली करके रख दिया। अब मेरी कोई चीज नहीं बची। हाँ, कैश बैंक में है, ये मानता हूं, कैपिटल में है, पर बाकी मैंने बाहर की एसिड्स और जो एक्चुअल एसिड्स, वो एसिड्स खत्म कर दी, लाइबिलिटीज भी शिफ्ट कर दी। अब आगे चलते हैं बेटे, करें आगे स्टार्ट। अच्छा जी,
अब करते हैं, इसको मिटा दो क्योंकि जगह नहीं है तो यहीं पर कर करके काम करना। अभी मैंने बैलेंस शीट को खाली कर दिया। अब नीचे पढ़े, द एसिड्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज, एसिड से ऐसे पैसे मिले, वर रियलाइज वसूल हुई एज फॉलोज। प्लांट एंड मशीनरी को मैंने पी एंड एम लिख दिया शॉर्ट में, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 में बिकी। बताओ क्या किया था आपने प्लांट एंड मशीनरी का? थी, और प्लांट एंड मशीनरी को शिफ्ट कर दिया किसमें? रियलाइजेशन में। मैंने स्टिकर बताए थे, बहुत सारे स्टिकर, वो क्या कर दिया था आपने? क्या बना दिया था उसका? रियलाइजेशन। याद रहेगा? चलिए, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 में बेची। जब बेची है तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एंट्री क्या बनेगी? यहां पे करता हूं, क्या आएगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, जब प्लांट एंड मशीनरी को बेचोगे तो ठीक है, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? अभी तो बताया था, जो स्टिकर्स लगाए थे प्लांट एंड मशीनरी को तो आपने रियलाइजेशन में शिफ्ट कर दिया, तो बेटा वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं रहा, वो रियलाइजेशन हुआ। बस यहां गलती करते बच्चे, ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, ब्रैकेट में लिख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड या रियलाइज फॉर दिस, ये कर सकते हो। तो देखिए बेटा, रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। अच्छा, एक मैं ना यहां पे थोड़ा सा एक ऐसे लगा रहा हूं, हालांकि लगाना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं। और इधर जो एसिड्स यहां तक करे थे, ये कार्य क्यों लगाए मैंने ये लाइन? मैं इसलिए लगा रहा हूं, आपको ये पता चल जाएगा यहां तक तो हमने पीछे से ट्रांसफर किया है, और उससे आगे की हमने एंट्रीज की हैं, वो जो भी उसका जो भी फाइनल हुआ है, या तो बेच दिया है या कोई पेमेंट कर दी है, वो एंट्रीज। अब देखिए, बैंक में रियलाइजेशन में क्या लिखा है? बाई बैंक। ठीक है, तो बाई बैंक। अच्छा, कितने में बेचा? कहता है 80 में, तो मुझे 80 लिखना चाहिए यहां पर, 80,000। फिर कहते हैं फर्नीचर फिक्सचर 30 में बेच दिया, इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी भी तो वही होगी, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। बस नरेशन में अलग हो जाएगा, है कि नहीं? तो फिर रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? बाई बैंक। मुझे फिर से बाई बैंक लिखना पड़ेगा। कितना भाई? 30। फिर से कई बार लिखना पड़ेगा, वो तो जो बेचता जाएगा ऐसे लिखते जाएंगे। तो बेटा इसकी बजाय एक काम कर लेते हैं, बाई बैंक हेडिंग बना देते हैं और लिख देते हैं सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। विविध संपत्तियों से वसूली हुई। एक बार मैंने बैंक लिख दिया, आप बार बार बैंक लिख सकते हो, लेकिन बार बार लिखोगे तो उतनी परेशानी होगी, क्योंकि जितनी बार बैंक लिखोगे फिर बैंक में भी तो एंट्री करनी पड़ेगी, और जब मैं इकट्ठा कर दूंगा तो मुझे एक ही बार करना पड़ेगा इसको। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट? अच्छा, चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे? पहले क्या था? पहला क्या बेचा था उसने? प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें लिख दो प्लांट एंड मशीनरी 80,000। ये तो अंदर लिख रहा हूं, अंदर तो मतलब सिर्फ डिटेल दे रहा हूं, एंट्री तो बैंक से ही चलेगी। फिर कहता था, क्या बोला था उसने? फर्नीचर फिक्सचर बेचा था, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर 30,000। ठीक है, फिर कहता है डेटर से 78 आए थे। हाँ, वो प्रोविजन तो मैं भूल ही गया, याद ही नहीं रहा, सॉरी। पहले याद था, प्रोविजन का कौन सा बैलेंस था बेटा? क्रेडिट। तो इसको खत्म करना था, तो प्रोविजन को डेबिट करना था टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहां लिख दूं बेटा? अब तो जगह मेरे पास यही बची है, बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना था वो? 5,000। फिर अब मेरी ये लाइन गलत हो गई, ये लाइन इससे नीचे जाएगी, क्योंकि यहां तक मैंने उतारा है, वो याद रहते रहते भी भूल गए बेटे। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी समय पे याद आ गया, तो ठीक है बेटा। तो मैंने फर्नीचर फिक्सचर, फिर कहता है डेटर से 78 आए। अब हम टेंशन नहीं लेंगे, जितने आए डेटर से 78।
कहते हैं इन्वेस्टमेंट 60 में बिकी, इन्वेस्टमेंट फिर कहता है एंड लैंड एंड बिल्डिंग वर टेकन बाय ए, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो सुन लीजिए, एंड लैंड एंड बिल्डिंग वर टेकन बाय ए, लैंड एंड बिल्डिंग को ए ले गया एट एन एग्रीड वैल्यू रुपीज 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए में ले गया, 2,50,000 में ले गया। तो क्या इसको भी मैं इसी में लिख दूं? नहीं बेटा, क्यों नहीं लिखूं? क्योंकि ये मैंने नगद नहीं बेची, ये मेरे किसी पार्टनर ने ले ली, तो यहां पर ना मैं ये एंट्री नहीं कर सकता, इसके लिए बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। तो क्या करेंगे, अगर नगद बेचता लैंड एंड बिल्डिंग तो एंट्री करता बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है बेटे। लेकिन जब नगद नहीं बेची, यहां पर ए ले गया तो एज कैपिटल डेबिट टू दिस। और वैसे भी सोच के देखो, जब ए किसी संपत्ति को ले जाएगा तो ए की पूंजी बढ़ेगी कि घटेगी? उसकी पूंजी घटेगी, क्योंकि उसे पैसे देने होंगे तो उसकी कैपिटल कम करेंगे। तो यहाँ एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। और कोई बेचने की नहीं तो नहीं है, तो थोड़ी सी दूरी पे लिख देता हूं मैं, बाय नहीं, बाय बैंक नहीं, बाय एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग टेकन, लैंड एंड बिल्डिंग ले ली, कितने में ली? 2.5 लाख रुपए। कितने में कहे? पिछले चैप्टर में हमें गौर करना पड़ता था, देखिए कैसे, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की? 2 लाख की, और कितने की बिकी? 2.5 की। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को याद करो पिछले चैप्टर को, तो सवाल होता था कि 50,000 की बढ़ गई, तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग इधर 50,000 लिखता था, कुल मिलाकर क्रेडिट में 50 बढ़ जाता था। इस चैप्टर में भी वही हो रहा है, देखो कैसे, इधर कितना लिखा है इस बारे में? 2 लाख, इधर कितना लिख दिया? 2.5 लाख। जब मैं टोटल करूंगा तो आपस में 2 लाख तो कट ही जाएगा, तो 50,000 रुपये तो इधर फालतू होगा। तो इसलिए ये भी अब भी वही हो रहा है, कोई अलग बात नहीं हो रही है, ठीक है बेटे। तो ये कह रहा था कि सेम बात है, बस तरीका थोड़ा सा फर्क होता है, उसमें सिर्फ जो जितना अंतर आता है वो लिखते हैं, इसमें जो शुरू का है बैलेंस है, जो बुक्स में लिखा होता है वो भी लिखते हैं, और जितने में बिका वो भी लिखते हैं, तो अपने आप ही प्रॉफिट लॉस हो जाता है। अच्छा जी, मेरे पॉइंट्स यहाँ तक हो गए, आगे कोई एसेट्स बेचने का नहीं रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसका टोटल यहां कर सकता हूं, यहां टोटल करके यहां पे कर सकता हूं, ठीक है। इसका टोटल कर लें 8, वैसे करना लास्ट में चाहिए क्योंकि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले, मैंने पढ़ लिया है कि नहीं है और कोई, और ये हो गया 8 और 8 3 11, 11 7 18, 18 6 24, 2,48,000 रुपये, ठीक है बेटा। ये हो गया मेरा 2,48,000 रुपये, ओके। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं क्रेडिटर्स वर पेड 2,50,000, क्रेडिटर को 2.5 लाख दे दिए, चलो जी दो, पे करो। पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे बच्चे? जब पे करेंगे तो टू बैंक, बैंक से पैसा जाएगा, तो डेबिट क्या होगा? क्रेडिटर्स। बताइए बताइए बताइए, रॉन्ग, क्योंकि क्रेडिटर तो क्रेडिटर रहा ही नहीं, क्या बन गया? बताओ ना क्या बना? क्रेडिटर बन गया बच्चे, रियलाइजेशन। याद आया ना स्टिकर्स? भाई याद तो रखना पड़ेगा बेटा इतना तो आप एंट्री करेंगे क्रेडिटर नहीं, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। तो बताइए रिलेशन में क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। और कितने में बेचा है? क्रेडिटर्स को कितना पे किया है? क्रेडिटर्स वर पेड 25,000, 25,000 दिए तो 25,000 सही, ठीक, ओके। अच्छा, उसके बाद बैंक लोन विद इंटरेस्ट, बैंक लोन विद इंटरेस्ट 2,000, बैंक लोन पे करना है ब्याज समेत, फालतू देना है, कोई बात नहीं। क्या एंट्री बनेगी? यही रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। तो यहां पे पहले वाली का तो ब्रैकेट में लिखता हूं क्रेडिटर्स पेड, दूसरी में टू बैंक, बैंक लोन विद इंटरेस्ट पेड। ब्रैकेट में लिखी हुई बात कम ज्यादा भी हो सकती है, कोई बात नहीं। तो कितना पे करोगे? जहां मेरे क्रेडिटर्स थे, बैंक लोन था 20,000 का, लेकिन मैं 2,000 ब्याज भी दूंगा, तो सिर्फ 2 ब्याज देने से थोड़ा चलेगा, ब्याज भी और उसकी जो मेन रकम है,
जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी देनी पड़ेगी, तो मुझे 22,000 पे करना पड़ेगा बच्चों। उसने कहा ना 2,000 ब्याज भी देना, ठीक है जी। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद कहता है बी एग्रीड, बी सहमत हो गया टू पे हिज वाइफ्स लोन, अपनी पत्नी का लोन देने के लिए। ये क्या मतलब हुआ? क्या बी क्या कह रहा है कि मेरी पत्नी का लोन मैं दे दूंगा? बड़ा धर्मी आदमी आ गया कि मेरी पत्नी का लोन मैं दे दूंगा। अरे नहीं भाई, बात ये हुई थी कि जब मिसेस बी का लोन देने की बारी आई तो बाकियों ने फोन करने की कोशिश करी कि भाई मैडम को भी बुला लेते हैं। मिस्टर बी बोला सर क्यों परेशान करते हो, मैडम को घर का काम करने दो ना, या वो जो ऑफिस में जाते हैं जाने दो, मैं दे दूंगा, मुझ पे विश्वास करो। बस इतना काम किया उसने। उसने ये नहीं कहा कि ये लोन माफ ना, कहता जी आप मुझे दे दो मैं दे दूंगा, मैंने शाम को घर तो जाना ही है, कोई भरोसा नहीं, आपको जाना पड़ेगा या उन्हें आना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं मतलब वो सिर्फ पे करेगा, अपने को खुद भुगतेगा नहीं। तो देखिए अगर हम इसे मिसेस बी के लोन को पे करते हम डायरेक्ट बैंक से, तो क्या एंट्री करते? यही तो करते, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा जाता। लेकिन क्या इस बार बैंक से पैसा गया है? नहीं गया। तो कौन ले गया? बी। तो यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब ये और बता दो कि बी की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी जब बी अपनी पत्नी के लोन को देने के लिए तैयार है? बढ़ेगी, क्योंकि यहां जब वो कैपिटल लेके जाएगा कहेगा सर मेरी मैडम के पैसे भी तो दो, तो वो भी तो मुझे देने हैं। तो देखिए यहाँ कैपिटल बढ़ेगी, तो बी के कैपिटल में क्या लिखेंगे? सॉरी पहले रियलाइजेशन में लिखते हैं। रियलाइजेशन में लिखेंगे टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में मिसेस लोन टेकन, मिसेस लोन टेकन, पत्नी का ऋण ले लिया, ठीक है। तो ऐसे करके कितना देना है भाई मिसेस लोन? यहां पर देना था 15,000, तो यहाँ 15,000 पे कर देंगे, ये लीजिए, ठीक है बेटा, बिठा दो इसको, ठीक है। चल अच्छा जी, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन आपके 10 मिनट फालतू लग जाएंगे कि लेकिन 50% भी तो कवर हो रहा है। ये भी तो देखो ना, एक चैप्टर इतनी जल्दी कवर हो रहा है, तीसरे लेक्चर में लगभग कवर होने जा रहा है 50%, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हैड टू पे 1,000, 1,000 देना है। तो वो तो हमने 1,000 लिख ही लिया था उसको, ठीक है। तो उसको पे करेंगे तो डेबिट में टू बैंक, कितना पे करेंगे? ब्रैकेट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, या क्लेम कह दो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो आपका 1,000 रुपये पे कर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये भी हो गया। फिर कहता है द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड 5,000, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो रियलाइजेशन के खर्चे, ये खर्चे कैसे? जब आप सारी चीजों को एक ही दिन समेट रहे हो तो क्या एक दिन में कैसे समेटेगी भाई? मैं बताता हूं आपको। अखबारों में, पेपर, न्यूज़पेपर में हो ही गया, टीवी वगैरह में भी एड देनी पड़ सकती है। फिर बहुत सारे लोग आएंगे जिसे बोली कहते हैं, ऑक्शन कहेंगे, तो उस दिन आपको टेंट वगैरह, कुर्सी वगैरह, चाय पानी, जलपान, है ना, इन चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो खर्चा आता है। कई बार कोई बोली बोलने वाला भी होता है, उसको वो भी पैसे मांगता है कि जी मैं तो टाइम पैसे लूंगा। तो इस तरीके से हमारा खर्चा आता है। कोई बात नहीं, आता है तो क्या एंट्री करेंगे भाई? बैंक से तो पैसा गया टू बैंक, ठीक है ना, और डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ना, एक्सपेंस नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी एक्सपेंसेस नहीं, क्योंकि मेरा काम है समेटने का इस वक्त। वो कहते हैं ना, जब आपने फौजियों के बारे में सुना होगा कि फौजियों के पास एक पिट्ठू होता है, पिट्ठू बैग तो नहीं कहूँ, पिट्ठू कहूँगा, जिसमें पुराने टाइम में मतलब उसके अंदर बिस्तर होता है, तो बिस्तर को ऐसे समेट के और एक उसका बंडल सा बना देते हैं। तो जब इसी तरह हम समेट रहे हैं तो खोलेंगे नहीं, नए नए खाते नहीं खोलेंगे, इन्हीं 2-3 खातों में ही समेटने की कोशिश करेंगे। तो मुझे रियलाइजेशन लिखना है, ना कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन
एक्सपेंसेस। पेड लिखो तो ठीक, ना लिखो तो भी समझ में आता है। कितना पे किया भाई? 5000 रुपीज। ठीक है बेटे। आज के लेक्चर में थोड़ा नॉइस भी हो सकता है क्योंकि मैंने कूलर की भी स्पीड बढ़ा दी, पसीने ज़्यादा आ रहे हैं और ऐसे में हो सकता है थोड़ी सी आपको साउंड की भी प्रॉब्लम आ जाए। तो कोशिश करूंगा कि जितनी साफ रहे आवाज़, थोड़ा जोर से भी बोल रहा हूँ। ओके बेटे, मैंने इशारे कर दी। अब क्या किया? अब आ गई बारी, जिस संपत्ति के बारे में कुछ नहीं कहा उसका क्या करेंगे, जिस दायित्व के बारे में कुछ नहीं कह रहा उसका क्या करेंगे। यानी वो हमारी परीक्षा ले रहा है कि हमें कितना दिमाग है। चले करें शुरू। इधर संपत्तियां देखिए पहले, ये कौन कौन सी बिक गई। ठीक, लगाते नहीं है लेकिन मैं लगा रहा हूं। बट डेटर के बारे में हो गया था, गुडविल के बारे में नहीं कहा था उसने। यस, गुडविल के बारे में नहीं कहा। तो मैंने अभी बताया ना कि जिस संपत्ति के बारे में कुछ नहीं कहा उसका क्या करेंगे। तो उसका पता क्या करेंगे? उसको ये मान के चलेंगे कि जीरो में बिकी नहीं, तो ये तो लॉस हो गया। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते पिछले चैप्टर वाली बात, तो आप डेबिट साइड में 60,000 का लॉस लिखते, है कि नहीं। अब देखिए, इसमें गुडविल डेबिट में 60 लिखी है और मैं इसके बदले में क्रेडिट में कुछ नहीं लिख रहा, तो अपने आप ही डेबिट साइड 60 प्लस नहीं हो जाएगी। जब उसके बदले अगर मैं यहां भी 60 लिख दूं फिर तो जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 लिख दूं तो उधर 60 है इधर 20 है तो 40 हो जाएगा, है कि नहीं। जब मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो अपने आप ही 60 डेबिट हो गया, तो हो गया लॉस। बस थोड़ा तरीके का फर्क है लेकिन मतलब वही है, लॉस है। चलिए, तो जिस संपत्ति के बारे में ना कहे उसको आप मान के चले नहीं बिकी, उसे छोड़ दीजिए। अगली फिर भी देख लेता हूं मैं। गुडविल के बारे में नहीं कहा इसने, अच्छा प्लांट कह दिया था, फिक्स फर्नीचर बोल दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग कह दिया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में भी नहीं कहा। क्वेश्चन वाले ने नहीं कहा प्रीपेड के बारे में, तो फिर वही सवाल, इसको भी पे नहीं करना, नहीं सॉरी पे नहीं करना, रिसीव नहीं करना इससे पेमेंट। क्योंकि जिसको मैंने पैसे दिए थे, किसी माली को दिए थे कि माली यहाँ पे क्यारी बना देना, और अचानक हमारा पार्टनरशिप खत्म हो गई। हमने कहा माली वो हमारे पैसे उल्टे दे दो। कहता है सर मैं तो ना पहले ही किसी और को भी दे चुका हूँ क्योंकि उसके साथ मेरा टाई अप हो गया था कि हमने परसों आना ही था काम करने। तो कई बार प्रीपेड जो दूसरे के हाथ में गया धन है, जरूरी नहीं है कि वो पैसा हमारे हाथ लौट के आए। ठीक है बेटा, तो मैंने संपत्ति छोड़ दी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा नहीं क्या? इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं कहा कि कहा है इसने, नहीं कहा। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम छोड़ देते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो छोड़ देते हैं। ओके, नहीं कहा तो छोड़ देते हैं, मान लेते हैं जब नहीं हुआ होगा। ऐसी हो सकती है कि बिल्कुल ही रद्दी हो गई हो, किसी को पैसे दे रखे और वही भाग गया हो, कुछ भी कह सकते हैं। और लिखा है तो आपने लिखना है, सिंपल सी बात है। जिस एसेट्स को कह दे कर दीजिए, जिस एसेट्स को ना कहे छोड़ दीजिए। चले आगे। अब कहते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में भी बताओ क्या करें। जिसके बारे में कह रखा वो तो मुझे पता ही है, पे कर दिया। जिसके बारे में नहीं कहा उसको क्या करेंगे? उसको पे करेंगे। अरे ये क्या हुआ? एसेट जिसके बारे में नहीं कहा छोड़ दिया, लायबिलिटी जिसके बारे में नहीं कहा तब भी पे करेंगे। ऐसा क्यों? राज की बात बता दूं, पता है क्या है? वी आर गुड पर्सन। याद रखना, हम बहुत अच्छे आदमी हैं। आपने कभी किसी का पैसा मारा है? नहीं मारा ना, क्योंकि आप अच्छे आदमी। आपका किसी ने पैसे मारा है? हाँ जी मारा है। तो देख लो फर्क आ गया कि नहीं। तो इसलिए वी आर गुड पर्सन। तो जब इस बात को सोच के चलते, हम अकाउंट्स में इसी को सोच के चलते, वी आर गुड पर्सन, हम किसी का पैसा नहीं मारते, कोई हमारा पैसा मार सकता है। तो जब क्रेडिटर कोई लायबिलिटी रह गई तो भी हम चुकाएंगे, यही तो एग्जामिनर देखना चाहता है। अब देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया था, क्रेडिटर्स के बारे में कह दिया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में नहीं कहा इसने, नहीं कहा, नहीं पे किया मैंने, तो तब भी पे करना होगा। टू किस तरीके से? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कर दिया। कितना भाई? 5 का 5 पे करेंगे। ठीक है। बैंक लोन पहले ही कह दिया था, मिसिस लोन के बारे में उसने कह ही दिया था, ना कहता तो भी हम पे करते।
और उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये भी पे करना पड़ेगा भाई, ये तो कर्मचारियों का है, आप रख ही नहीं सकते। टू बैंक एम्प्लॉइज ईपी फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपये। ठीक है बेटा, कितना? 10। उसमें उसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा, तो क्या करें? पे कर दे। तो करो पे, क्या लिखेंगे? टू बैंक। पर रुको, एक बार रुक जाओ, क्या करने जा रहे हो? पे करने जा रहे हो। क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अरे पहले इसको देख तो ले, बना कैसे था? लाभों में से कुछ राशि अलग रख दी गई थी, और आज ये कोई बाहर वाला व्यक्ति थोड़ा है जिसको पे करना है, तो इसे पे नहीं करेंगे। हाँ, क्रेडिटर पे, लाइबिलिटी पे करेंगे। मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ लाइबिलिटी जो, लेकिन जो लाइबिलिटी नहीं है, वही बात है, सड़क पे खड़े होके कहो भाई कोई एम्प्लॉई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पैसे ले जाओ, ये कोई बात हुई? जब लाइबिलिटी नहीं है तो क्यों पे करोगे? ठीक है, तो लाइबिलिटी नहीं है इसलिए पे नहीं करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी पे जरूर करनी है, मना नहीं कर रहा, पर जो लाइबिलिटी ही नहीं है उसको पे कैसे करोगे? तो ये पे नहीं होगा। उसके बाद मैंने अभी लिखा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसे पे करोगे? ये भी पे नहीं करना। क्यों? ये भी तो वही था, लाभों में से हमने पहले ही कर दिया, जहां डेटर थे लाभों में से बनाया होगा 5,000 रुपये। अब किसी को पे नहीं करना, बल्कि डेटर से तो पैसे आने होते हैं, तो इसलिए प्रोविजन को यहीं कहीं छोड़ दीजिए, ये अपने आप प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ओके, यहां तक आ गया समझ में। अब मैंने पॉइंट्स नीचे के सारे कर दिए। ओके, मैंने सारी बैलेंस शीट देख ली। ये पॉइंट था कि मुझे एसेट्स को देखना तो पे नहीं करनी, सॉरी बेचनी नहीं है, जीरो जाएंगी, और जो लाइबिलिटी पे नहीं करी है वो लाइबिलिटी जरूर पे करनी है, चाहे क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे। ठीक है बेटा, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ही बाकी रह गया। अब क्या करेंगे हम? इसका टोटल करेंगे। और टोटल से भी पहले एक बार मैं पोस्टिंग कर दूं, ये मेरा निशान था, इससे ऊपर तो मैंने पहले से जो था उसकी पोस्टिंग करी थी, लेकिन ये मैंने एंट्रीज करी है तो इनकी पोस्टिंग जरूर करना, ये मत भूलना, इसीलिए तो निशान लगाया था। रिलेशन में लिखा है, पहले इधर से लिख लेता हूं, रिलेशन में लिखा बाई बैंक, तो जब रिलेशन में बाई बैंक है तो बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड भाई विविध संपत्तियां बिकी। अब इसकी डिटेल नहीं दूंगा, बस 2,48,000 रुपये कर दूंगा, बस सीधा ही 2,48,000। डिटेल देखनी तो यहां देख लीजिए, ये काम हो गया। इधर लिखा है रिलेशन बाई एज कैपिटल अकाउंट, तो इसे एक ही कैपिटल अकाउंट में क्या लिखूंगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग। किसके खाते में? ए के खाते में 2,50,000। ठीक है बेटे, ये भी कर दिया, ये दोनों कर दिया ना मैंने। ये इससे नीचे नीचे क्या देखिए, अब इससे नीचे नीचे देखिए, रिलेशन में लिखा है टू बैंक, फिर टू बी, टू बैंक, टू बैंक, टू में 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है। तो ये 6 बार में इसमें क्रेडिट करता जाऊंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दूंगा क्रेडिटर्स, पहली बार जो है क्रेडिटर्स पेड, फिर लिखूंगा बाय रियलाइजेशन, फिर लिखूंगा बाय रियलाइजेशन, फिर लिखूंगा बाय रियलाइजेशन। जितनी बार है बेटा, 1 2 3 4 5 6 बार लिखूंगा। ठीक है, तो 6 बार लिख दो बेटे, 1 2 3 4 बाय रियलाइजेशन 5 और बाय रियलाइजेशन। जगह कम पड़ गई बेटा, क्या करूं? ऐसा करूंगा, एक बार इसको कंप्लीट करके फिर अगर लास्ट में मैं दोबारा से बोर्ड मिटाकर और वहां लिख दूंगा। ठीक है, या अब तो खैर मैं इसको कर भी सकता हूं, मेरे पास जगह भी है। ठीक कह रहे हो, बन जाएगी बात। अगर इसको यहां मिटा दूं, अब तो मिटा ही दूं बेटे इसको, क्योंकि हमने सारा कर ही दिया था। हाँ कर सकते हैं, अब हमारे पास जगह है, इस तरह से कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। देखिए बैंक अकाउंट,
बैंक अकाउंट में सबसे पहले तो ये था ना टू बैलेंस बीडी, जो तो ओपनिंग था, टू बैलेंस बीडी 21,000, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, अब तो जगह है पूरी, 21,000। फिर कैश लिया था हमने, टू कैश अकाउंट 40,000। फिर उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट लिया था, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा था सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है बेटा, तो देखिए कितने की, 2,48,000। अच्छा, अब इधर क्रेडिट में 6 बार लिखना था ना, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख लोगे अब तो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 1 2 3 4 5 और एक और लिख देता हूं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पहली बार कितना है, 25,000, दूसरी बार है 22,000, तीसरी बार और कुछ है, तीसरी बार 2B है, तो रियलाइजेशन में 2B, तो B में जाएगी एंट्री, तो B के खाते में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। किस में जाएगी, B के खाते में, बाय रियलाइजेशन में, और A में नहीं, C में नहीं, किस में जाएगी, B में, और वो भी कितना, 15,000 रुपये। याद आए किस बात के थे, मिसिस लॉन, ब्रैकेट में लिख सकते हो मिसिस लॉन, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या मामला था। ठीक है बेटे, अब उसके बाद फिर अगला टू बैंक था 1,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 1,000 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद था 5,000 रुपये, 5,000 लिख दिया। उसके बाद है 10,000 रुपये, 6 बार नहीं हुआ, 25 22 और एक, हाँ ठीक है, 5,000 हो गया। फिर अगला 5,000, मैं कंफ्यूज हो गया, 2 5 इकट्ठे थे ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया, दोनों 5 में मैं एक समझ बैठा। और उसके बाद 10,000 रुपये लास्ट वाला, ये पोस्टिंग कर ली। ओके, अब देखिए इस खाते को बंद करेंगे, इस खाते को बंद करेंगे तो इसका टोटल जो है बेटा, वो टोटल देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। मैंने इसका टोटल किया हुआ है, इसका टोटल बनता है 6,23,000 रुपये। हाँ, 6,23,000 बनता है, 6,23,000 रुपये हो गया। तो 6,23,000 इधर भी लिखेंगे, क्योंकि दोनों में से जो ज्यादा होता है वही लिखा जाता है ना। तो मेरे को पता है कि मैंने देखा था टोटल करके कि इधर का ज्यादा था 6,23, इधर 6,23 लिख दिया। 6,23 में से जब ये घटाएंगे तो घटाने के बाद जो आया वो आया 34,000 रुपये, 34,000 रुपये का फर्क रह गया। रिवैल्यूएशन को याद करो, जब इधर हो जाता था ये बैलेंस ज्यादा होता था, लॉस होता था, तो ये है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू A is capital account, B is capital account, C is capital account। तीनों में 3/6, 2/6 और 1/6 ऐसे करके बांटे। 3 2 1 रेशो थी ना, लॉस है, बांट दिया 34,000। 34,000 को बांटेंगे तो 34,000 बटेगा, पहले का 17,000, पहले को मिलेगा 17,000 रुपये, दूसरे को मिलेगा 11,333 और चौथे का 5,667 रुपये। ये 4 तीनों को चला गया, इसका टोटल हो गए, ये टोटल आ गए। तो यहां तक तो मैंने पोस्टिंग कर दी, ये भी तो पोस्टिंग करनी है। रिलेशन में लिखा बाय ABC, तो ABC में क्या लिखेंगे, ABC में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉस, क्योंकि लॉस हुआ था। प्रॉफिट होता है इधर तो प्रॉफिट इधर चला जाता, लॉस हो गया तो लॉस इधर हो जाएगा।
ठीक है बेटे, ये खाता मेरा कंप्लीट। अब रही मिस्टर ए के लोन की, बस थोड़ा ही रह गया, लेकिन है बड़ा तो लेक्चर हो ही गया। खैर अब क्या है इसके लोन की, तो इसको पे करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मान के चलो कि हम इसका पे कर पाएंगे। बीकॉम 1 में तो थोड़ी सी समस्या आती है कि कैसे कर दोगे आप पे कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक नोट भी चढ़ा सकते हैं, हम मान सकते हैं कि संस्था दिवालिया साझेदार दिवालिया नहीं है, वो अपना भुगतान लाने में सक्षम रहे होंगे और इसका पेमेंट हो गया। तो पे करो तो पे करने की एंट्री होगी टू बैंक, चाहे एंट्री करके देख लो टू बैंक, तो यहाँ पे करेंगे 10,000 रुपये, बस इसको बंद कर दीजिए। अब इसकी पोस्टिंग करिए। एज लोन में लिखा है टू बैंक अकाउंट, तो बताइए बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे। अब मेरा बैंक अकाउंट वहां बन गया ना, तो नीचे वाला तो फिर मिटा ही दूं, क्यों भीड़ कर रहा है वो। तो क्या लिखेंगे, जब एज लोन में टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे, बाई एज लोन अकाउंट। कितना भाई, 10,000। ठीक है जी। एज लोन में टू बैंक, तो बैंक में बाई एज लोन अकाउंट, ये भी पोस्टिंग हो गया। मेरा ये खाता भी खत्म, ये नहीं है, मैंने कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब रही बात इसकी, पोस्टिंग सारी हो चुकी। अब इसको टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे ऐसे करके, यहाँ थोड़ा सा नीचे गैप छोड़ के थोड़ा सा इसका कर लेते हैं। ये है बेटा पहले का, देखें इधर का टोटल 2,03,000 और 1500, 2,04,500 हो रहा है, और इधर का टोटल 2,50,000 और 2,54,500, 2,54,000 नहीं, एक वो रह गई, सॉरी एक पोस्टिंग ये रह गई। हाँ ये भूल गया मैं, 17,000 ये लिखना था बेटे, 17,000 और 11,333 और 5,667, ये है बेटा। वो पोस्टिंग भूल गया था ना मैं जल्दी में। ठीक, अब करिए। इसका टोटल, इधर का टोटल बन रहा है 2,71,500, 2,71,500। तो इसको भी यहीं लिखेंगे, 2 लाख थोड़ा सा नीचे कर दूं बराबर करके, 2,71,500। ठीक, 2,71,500 में 2,04,500 घटाया तो ये बन गया 67,000 रुपये। 67,000 रुपये, ये आ गया 67,000। ठीक, चलिए मैं इनका टोटल करके बता देता हूँ। 2,18,000 बनता है इसका, 15 3 18, 2,18,000। इधर भी 2,18,000 लिखना होगा। दो 18 में से 11 और 2 13, 1 14,333 चले जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2,03,667, 667, 2,03,667। तो ये जो होगा बेटे, ये हम क्या करेंगे, और चैप्टर होते थे तो हम यहाँ पे लिखते थे बैलेंस CD। जब आपने सब कुछ ही खत्म कर दिया, एसिड सारी बेच दी, लाइबिलिटी पे कर दी, तो अब कहाँ का CD। तो इसलिए इन्हें भी पे कर दोगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर फाइनल पेमेंट लिख सकते हो, चाहे ब्रैकेट में यहां भी लिख लीजिए फाइनल पेमेंट। अच्छा ठीक है, अब अगला, इसका टोटल इधर का होता है 1,01,500, 1,01,500, ये आ जाएगा 1,01,500। उसमें से 5 और 1 6,000 और 7,167 कम हो जाएंगे, तो बाकी 94,333 रुपये बचेंगे, ये इसको पेमेंट कर देंगे। अब ये दोनों बैंक में, ये तीनों इसमें, अच्छा इसे 67,000 मंगवाए थे, तो इसका तो ये लिखेंगे बाय बैंक, और डेफिसिट ब्रॉट इन,
कमी ब्रॉट इन, PROUGST ब्रॉट इन, कमी ले आए। अब इनकी पोस्टिंग करेंगे बस, फिर उसके बाद समझाता हूँ। कैपिटल में लिखा है बाई बैंक, ए के खाते में लिखा है बाई बैंक, तो फिर बैंक में क्या लिखेंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट। 67,000, ये 67,000 रुपये ले आएगा। ठीक है। अच्छा, इनके बी और सी में क्या लिखा है? टू बैंक। जब बी और सी में टू बैंक लिखा तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाय बीज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट, यही तो लिखेंगे। और वो लिखेंगे 20,367, 2,03,667 रुपये से और 94,333 इसे। ठीक है बेटा। और इस तरीके से जब हम बैलेंस शीट इसको बैंक अकाउंट को टोटल करेंगे, नीचे का मिटा देता हूं। जब नीचे का टोटल इसका बैंक का टोटल करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएगा। ये हो गया आपका 3,76,000 रुपये और यह भी हो जाएगा 3,76,000। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। अब एक चीज समझाने की रह गई बस। 3 पार्टनर है या 3 व्यक्ति हैं और तीनों जेब खाली है। आज के दिन मैं वैसे खाली नहीं करा, अब नहीं है, मेरे सामने खड़े, मैंने उन्हें कुछ पैसे देने हैं, क्या मैं दे सकता हूँ? क्या मैं कहूँगा पहले आप आपकी जेब में पैसे दिखाओ कि आपकी जेब में पैसे है कि नहीं? आप कहोगे सर ये क्या सवाल पूछ रहे हो? जब आपने पैसे देने तो आप दे दो, चाहे उसकी जेब खाली हो, बल्कि ये तो और अच्छा काम करे, खाली जेब में कुछ पैसे डाल रहे हो। अच्छा ठीक है, यानी मैंने बी को 2,03,000 देने हैं, उसको 94,000 देने हैं, तो मैं बी से सी से पूछूं कि बी तुम्हारी जेब में कुछ पैसे हैं कि नहीं? कोई पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, ए से देखिए, ए ने 67 लाने हैं और अगर ए भी खाली हुआ तो हाँ यहां मैटर हो गया कि फिर ए पैसे दे नहीं पाएगा। तो क्या देखा आपने? जिसको पे करना है उसकी तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिसने घर से लाने हैं इसकी क्या गारंटी है कि उसका दिवालिया नहीं होता और वो अपने पैसे लाने में सक्षम रहता है? तो क्योंकि हम +2 में कर रहे हैं तो +2 में क्वेश्चंस में कुछ नहीं लिखा या कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी कि वो पे लाने में पे करने में सक्षम है, नहीं है, तो आप लिखेंगे एक वर्किंग नोट लगाकर, इसके सिर पे भी कुछ लिख देंगे, जैसे एक वर्किंग नोट के लिए ऐसे 1 पे लगा देंगे, नीचे वर्किंग नोट लिखेंगे, नोट वी आर अज्यूमिंग दैट ए इज कैपेबल टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश। हम ये मान के चले, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, हम मान के चलते हैं, ऐसा लिखना है, हम मान के चले हैं कि ए अपनी जो भी आवश्यक राशि है उसे नगद लाने में सक्षम रहा है। आप कहोगे नहीं रहा तो फिर बीकॉम फर्स्ट में देखेंगे। फिर क्यों, फर्स्ट में भी तो यही सिलेबस है, तो इससे एडवांस यही तो है, तो +2 में यही रहेगा, यहाँ पे मान के चलेंगे। ठीक है बेटे, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया आज, मुझे लगता है कि अभी तक मैंने आज तक जितने लेक्चर कराए उनसे सबसे बड़ा हो गया, लेकिन फिर वही बात है 50% एरिया भी तो कवर हो रहा था और आज गर्मी भी बहुत थी। चलिए तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। लेक्चर बड़ा है लेकिन थोड़ा सा आप रुक रुक के देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा लंबा लगे तो 2 बार में देख लीजिएगा, और बीच में मैं इसे स्प्लिट कर नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही साथ करना पड़ेगा। बाय बाय।